आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, यानी कि आपको जानकारी दी जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। लौह पुरुष कहा जाता है, उन्हें क्यों कहा जाता है हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आप हैं डॉक्टर विनोद कुमार शनवाल, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। शिक्षार्थी श्रोताओं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था क्योंकि वो बहुत बहादुर थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। उन्हीं के विचार थे कि इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। और उनका विचार ये भी था कि जब तक इंसान के अंदर का बच्चा जीवित है, तब तक अंधकार में निराशा की छाया उससे दूर रहती है। तो ये सारे विचारों पर हम जरूर बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम इन बातों की डिटेल में जाएं, सर, हम आपकी तरफ रुख करते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया जानती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यूनिटी के तौर पर उन्हें जाना जाता है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाते हैं वो, उस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन हम आपसे एकदम शुरुआत से बात करना चाहेंगे कि उनका बचपन कैसा रहा, उनका क्या जीवन परिचय है, हमारे सुनने वालों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इतने महान विभूति को नमन करके शुरुआत करना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाड में हुआ था, जो गुजरात में एक जगह है। और नाडियाड में उनका जो जन्म हुआ तो उनके पिताजी थे झावर भाई पटेल। उनकी माता का नाम था लाडबाई। ये 6 बहन भाई थे, जिनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नंबर चौथा था, यानी कि इनसे 3 बड़े भाई थे। और इनसे जो 3 बड़े भाई थे उसमें थे काशी भाई थे, नरसी भाई थे, सोमा भाई थे, और उसके बाद सरदार पटेल थे, और एक उनके भाई थे विठल भाई, और इनकी बहन का नाम था दाहिबा। यानी कि ये 6 बहन भाई थे, जिनमें से सरदार पटेल का नंबर चौथा था, और एक भाई इनसे छोटे थे और 3 भाई इनसे बड़े थे। ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जहां तक बात है कि उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो शक्ति के अभाव में आपका विश्वास किसी काम का नहीं है। विश्वास और शक्ति यदि दोनों किसी महान कार्य को करने के लिए अनिवार्य हैं। जहां तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय की बात है, तो जैसा सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नाम सरदार हुआ, सरदार का मतलब होता है कि हिंदी में, उर्दू में सरदार का मतलब होता है जो लीडर है, यानी कि जो आपको लीड करता है। और इनको ये उपाधि ऐसे ही नहीं मिली है, इन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों के परिणाम के बाद ही इनको ये उपाधि दी गई है। और इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सरदार की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी ने दी थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष था, कि यहाँ पर जितने भी संघर्ष हुए हैं उसमें खेड़ा का संघर्ष बड़ा प्रमुख संघर्ष रहा, बारडोली का जो सत्याग्रह रहा वो बड़ा प्रमुख संघर्ष रहा। तो इन संघर्षों के बाद ये उभर करके आए हैं। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 वर्ष की अवस्था में 10वीं की परीक्षा पास की, जबकि आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं वो अमूमन 14 से 15 साल के उम्र में 10वीं पास कर लेते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 वर्ष की अवस्था में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। जहां तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की शुरुआती पढ़ाई की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 7वीं तक की पढ़ाई तो अपने गांव के पास के ही स्कूल में करते थे। और इन्होंने इसके बाद की जो पढ़ाई की, 8वीं की जो पढ़ाई उन्होंने शुरू की, वो एक गांव के पास कुछ किलोमीटर दूर पर पेटलेट जगह है, वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा ली, जहां पर जो स्कूल था वो इंग्लिश माध्यम का स्कूल था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक चीज बड़ी प्रचलित है कि उनकी अधिकतर जो शिक्षाएं थी वो स्व अध्याय से हुई, यानी कि उनकी सेल्फ लर्निंग से एजुकेशन हुई। तो सेल्फ लर्निंग के पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो शुरू से ही बड़े जिज्ञासु व्यक्ति थे। और जिज्ञासा होने की वजह से वो क्या करते थे कि जो भी उनके अध्यापक होते थे उनसे से अधिक सवाल पूछने की वो कोशिश करते थे। और कई बार अध्यापक उनके अधिक सवाल पूछने से परेशान हो जाते थे और नाराज होकर कहते थे आप अपने आप पढ़िए,
आप अपने आप पढ़िए। और उसका नतीजा ये रहा कि उनको जो है अधिकतर जो पढ़ाई थी वो स्वयं ही करनी पड़ी। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस उम्र में हमारे बच्चे 10वीं कक्षा को पास करते हैं, यानी कि 14 या 15 वर्ष में, सरदार पटेल की शादी जावर बाई से 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो अब ये देखिए 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में पास की। और उसके बाद 22 वर्ष की अवस्था में 1897 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद वो आगे जो पढ़ाई के लिए बॉम्बे जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि जैसे और भी महान विभूतियों के साथ रहा कि संघर्षशील जीवन रहा, पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं रही और वो अपने पिता का भी खेती बाड़ी में हाथ बटाते थे। तो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद क्या किया कि आगे की पढ़ाई के लिए स्वयं किसी वकील के यहाँ उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद उन्होंने एक पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष तक उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उन्होंने आगे की जो अपनी पढ़ाई की वो बाहर भी गए, बैरिस्टर भी रहे, विदेश में भी रहे, उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने उस पढ़ाई से पहले जितना भी पैसा था, जो भी चीजें थी, वो खुद ही उन्होंने अपने आप ही व्यवस्था की उस पढ़ाई के खर्चे की। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई हो और वो 22 वर्ष की अवस्था में अपना 10वीं की परीक्षा पास करते हैं। और उसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए 22 वर्ष की अवस्था में वो 10वीं पास करते हैं, शादी हो गई थी, परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी और उनके परिवार की स्थिति भी बहुत मजबूत या सुदृढ़ नहीं थी। तो उस सब बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने लिए संघर्ष किया, अपने लिए ही सारी चीजें उन्होंने व्यवस्थित की और उसके बाद ही उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मैं यही बात कह रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा और जिस तरह से आपने बताया कि 6 भाई बहन थे उनका चौथा नंबर था और बहुत ही हम कह सकते हैं कि अर्ली एज में उस समय उनकी शादी हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई, गृहस्थ जीवन उनका शुरू हो गया। ऐसे में बहुत ही मुश्किल रहा होगा उनके लिए भी। जैसे आपने कहा कि वो बैरिस्टर भी बने, वो बाहर भी गए, उन्होंने पढ़ाई भी की। तो हमें पता चलता है कि उनका जीवन जो उनकी बातें हमने प्रोग्राम के शुरू में ही कही, जिस तरह से उनके एक हम कहते हैं कि इमेज हमारी सबकी नजरों में है कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उसकी नींव हम कह सकते हैं यहीं से पड़ी। जी बिल्कुल। देखिए उससे पहले भी कुछ 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी जो पहले जो प्रेरणा स्रोत थे वो उनके स्वयं के माता पिता थे। उसके बाद वो महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के आगे उन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया और आजादी की लड़ाई में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। क्योंकि हमारे देश के जो सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री, ये जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पहले आजाद भारत के जो सर्वप्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसमें देखिए कुछ जो चीजें जो महत्वपूर्ण है जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें से यह है कि 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की, एक संघर्ष शुरू किया। उस संघर्ष में इनके पिताजी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिताजी थे, उन्होंने उस लड़ाई में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और झांसी की रानी का उन्होंने साथ दिया। अच्छा, दूसरे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो माताजी थी लाडवा बाई, तो इनकी माताजी का गला बड़ा ही कोमल था, बहुत ही अच्छा उनकी आवाज थी, तो वो गाना बहुत अच्छा गाती थी। तो वो शाम को क्या करती थी कि बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी एक जगह, उनको गाने के माध्यम से कुछ देशभक्ति के बारे में, उनको विभिन्न प्रकार की कहानियां, किस्सों के द्वारा उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने में भी अहम भूमिका इनकी माताजी ने भी निभाई। अच्छा, इनके कुछ 1-2 और छोटे छोटे किस्से हैं जो मैं आपके साथ बाद में
शेयर करूंगा, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मैं अभी आपसे करना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में जाकर की लंदन से ये लौटे, बैरिस्टर बने, उसके बाद ये अहमदाबाद में आ गए। तो हालांकि है तो ये थोड़ी बाद की बात कि एक समय ऐसा आया कि जिस समय ये अपने किसी क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे थे, मुकदमा चल रहा था, और मुकदमा चलते चलते इनको एक पत्र मिला, और इन्होंने पत्र का बेसिकली वो एक तार था, वो जो तार इनको मिला, इन्होंने उस तार को लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद जब इनका मुकदमे की बहस खत्म हो गई तो उसके बाद लोगों ने पूछा ये तार क्या है बताइए, जबकि इनको पता था कि वो तार इनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में खबर थी जी। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति, जब इनसे पूछा गया कि जब आपको पता था कि ये तार आपकी पत्नी की मृत्यु के बारे में है, तो आपने इस पत्नी की मृत्यु के बाद भी आप इतना सहज क्यों रहे? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूं। जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, जिसका केस मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि जिसका केस वो लड़ रहे थे उसके ऊपर कोई खून का मुकदमा चल रहा था। अब उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस काम के लिए हायर किया है, उस आदमी के काम के साथ जस्टिफाई करना मेरा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। यदि मैं आज ऐसा ना करता तो शायद मैं अपने काम को अच्छे से नहीं निभा सकता। तो आप देखिए जिस तरीके से और अन्य महापुरुषों ने मैं अपने जीवन में बलिदान दिए, ये भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा बलिदान है कि जो उनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु का तार उनको मिला, और उसके बाद भी उन्होंने पत्नी की मृत्यु के बाद भी उस तार को खोल करके नहीं पढ़ा, उसको चुपचाप जेब में रख लिया कि अगर मैं तार खोलूंगा तो शायद इसके बाद मैं थोड़ा सा व्यथित हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, और जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है या जो मेरा मुकदमा मेरे क्लाइंट का चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। तो उस तार को भी उन्होंने बाद में सोचा। तो आप ये देखिए कि तार को बाद में खोला, पढ़ा, लोगों से शेयर किया। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार के व्यक्तित्व कहाँ मिलते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे, तभी वो इतना बड़ा योगदान इस देश की आजादी में, और देश की आजादी के अलावा जो सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया सभी रियासतों को इकट्ठा करने का, एकीकृत करने का। और एक जो लास्ट जो रियासत को एकीकृत करने की बारी थी, जो आज पूरी हो गई है जी। जो हमारे जो लास्ट जो रियासत थी, जिसको हम कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर, तो आज आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का भी आज से भारत में पूरी तरह से रियासत फ्री हो गई है, और इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि जो हमारा भारत है उसके अंदर इसको मिलन हो गया है। और आज से जेसी मुर्मू जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की शपथ ले रहे हैं, और उसके अलावा आर.के. माथुर साहब लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर की शपथ ले रहे हैं। यानी कि ये दो, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया जी। जैसा आप जानते हैं कि इस बात का पहले भी बहुत अधिक विरोध रहा कि एक देश में दो निशान और दो प्रधान नहीं हो सकते। तो अब जाकर के इतने वर्षों के बाद जिसकी नींव हमारे इन योद्धाओं ने, सरदार पटेल साहब ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी थी, आज वो बात भी पूरी हो गई है। तो इन्होंने जो बहुत सारे जो एकीकृत करने में बहुत बड़ी भूमिका जो निभाई, वो जो एक अंतिम जो पड़ाव था वो भी आज पूरा हो गया है जी। तो ये तो बात हुई शिक्षार्थी श्रोताओं, उनके हमने राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत पहलुओं पर भी नजर डाली, और हम और भी नजर डालते रहेंगे, और सर से हम ढेर सारे उदाहरण जरूर लेंगे जिनसे हमें ये पता चले और आप सभी को ये प्रेरणा मिले कि किस तरह से व्यक्तित्व आपको अपना स्ट्रांग बनाना है, या किस तरह की चीजें आपको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है या फॉलो करनी है, ताकि आप एक इंसान के तौर पर आपका व्यक्तित्व और दृढ़ और निखर कर सामने आए। जी सर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो कम से कम किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई एक रोल मॉडल हम अपनी जिंदगी में लेकर के चलते हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, या कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जिनको हम रोल मॉडल लेकर के चलते हैं। और ऐसे बहुत सारे गुणों के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं कि जिनमें से अगर थोड़ा सा भी बच्चे हमारे, शिक्षार्थी हमारे, थोड़ा सा भी उनको फॉलो करना शुरू करें तो उसके बाद जीवन में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं अब एक चीज की और चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो संघर्ष हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में, सरदार पटेल का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो रहा 1918 में।
1918 में खेड़ा में एक संघर्ष हुआ। और ये संघर्ष क्या था? जो खेड़ा है, खेड़ा गुजरात में एक डिवीजन है, गुजरात का एक खेड़ा खंड है। जैसे हमारे विभिन्न डिवीजन्स होती हैं, उसी प्रकार से खेड़ा नाम का भी एक वहां पर डिवीजन है। उन दिनों क्या हुआ था कि बहुत भयंकर सूखा पड़ गया था, और जब बहुत अधिक सूखा पड़ गया था तो सूखा पड़ने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि भारी कर में छूट की मांग की गई, क्योंकि जब लोगों के पास उपज नहीं है, सूखा पड़ गया, तो वो अंग्रेजों को कर कैसे दे पाते? तो जब वो कर नहीं दे पाए तो उनको इस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे बड़ा जो श्रेय रहा और सबसे पहला जो काम शुरू किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में किया। इन्होंने इस खेड़ा संघर्ष को लेकर के अंग्रेजों से भारी छूट की मांग की, और ये पहले उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उस समय तक सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के संपर्क में आ चुके थे, तो इस संघर्ष के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने नेतृत्व किया, और उन्होंने इसको करने देने के लिए किसानों को प्रेरित किया कि अगर हम एकजुट रहेंगे, कर नहीं देंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और अंत में यही हुआ कि उस वर्ष किसानों को कर में राहत दी गई, और ये सरदार पटेल की पहली एक बड़ी सफलता थी। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि इससे पहले सफलता नहीं थी। इससे पहले भी उनके जीवन में बहुत सारी सफलताएं रही, बहुत बड़ा काम सरदार पटेल ने किया, लेकिन इसको हम ये कहेंगे कि सबसे पहली एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद दूसरा जो बारडोली का जो सत्याग्रह है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ देश में जितने भी सत्याग्रह हुए हैं उनमें से बारडोली का सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह, ये जो खेड़ा आंदोलन या बारडोली सत्याग्रह, ये बड़े महत्वपूर्ण सत्याग्रहों में से माने जाते हैं। अब जो बारडोली का जो सत्याग्रह हुआ उसमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में, यानी कि आप ये मानिए कि जो पहला वाला जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं खेड़ा वाला हमारा हुआ 1918 में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 1928 की, यानी कि लगभग 10 वर्ष के बाद। अब 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ। और किसान आंदोलन क्यों हुआ कि उस समय प्रांतीय सरकार ने जो कर था, कर की प्रतिशत लगभग 30% अधिक कर दिया। जो किसान कर देते थे उस कर को उन्होंने 30% तक अधिक बढ़ा दिया। जब कर 30% अधिक बढ़ेगा तो एकदम उपज तो इतनी नहीं बढ़ती है किसानों की। जब किसानों की उपज इतनी बढ़ती नहीं है, कर एकदम बढ़ जाए तो किसानों के ऊपर बड़ा भारी बोझ आता है। अब उस भारी बोझ के लिए, क्योंकि इससे पहले जैसे अभी बात हो रही थी कि खेड़ा का जो संघर्ष था, खेड़ा के संघर्ष से किसानों को इस बारे में तो जानकारी थी कि अगर हम एकजुट रहेंगे और हमारा नेतृत्व सरदार पटेल जैसे कोई कुशल व्यक्ति करेंगे तो हमारा ये काम भी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि खेड़ा आंदोलन के बाद बारडोली का जो सत्याग्रह था, जब 30% तक वृद्धि उसके लगान में कर दी गई तो पटेल साहब ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अंत में जब किसानों की एकजुटता अधिक रही और इतना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व उनको मिलता रहा, तो उन्होंने क्या किया कि 2 लोगों की एक कमेटी बना दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और दूसरा एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने पूरे मामले की जांच की। और पूरे मामले की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि जो 30% जो इन्होंने कर बढ़ा की वृद्धि की है, इसमें से 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराया। और जब इसको गलत ठहराया तो अल्टीमेटली जो लोगों को जो कर देना था वो बहुत कम हो गया। तो अंत में इस सत्याग्रह में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली। और वहां की महिलाएं जो थी, ये जो सत्याग्रह जिसकी मैं बात अभी कर रहा हूं, यहाँ जब ये सत्याग्रह उनका सफल हुआ तो वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की। और उस सरदार की उपाधि के बाद इनको महात्मा गांधी ने सरदार कहा। और जो बात आप करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बन गए। और जो किसान संघर्ष के साथ जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के भी जितने भी अंतर संबंधों की व्याख्या हम करें, बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में बात करते हुए गांधी जी ने कहा
इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है। यानी कि महात्मा गांधी जी को भी ये दिखाई दे रहा था कि इस प्रकार के जो हमारे संघर्ष हैं और इस प्रकार की जितनी भी हमारी कोशिश रहेंगी, ये हमें स्वराज की ओर ले जा रही हैं और ले जाने में हमें कामयाबी मिलेगी। हमको सभी स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में संघर्ष सीधा स्वराज के लिए करना होगा और इस तरह के संघर्ष हमारे काम आएंगे। उसके बाद जो सरदार पटेल का जो संघर्ष रहा वो रहा आजादी के बाद, क्योंकि सरदार पटेल जिस समय भारत में जब हमारी आजादी हुई 1947 में, तो आजादी के बाद जो हमारी पहली जो सरकार बनी, उस सरकार में उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री का भी कार्य सरदार पटेल को सौंपा गया। और दो चीजें यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से कुछ लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं कि सरदार पटेल और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में काफी डिफरेंसेस थे, लेकिन सही बात यह है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, यानी कि मतभेद थे विचारों के, लेकिन किसी तरह का कोई मनभेद नहीं था। दोनों ने ही बहुत अच्छे से सारे के सारे काम किए, मिलजुल करके सरकार को चलाया। जब सरदार पटेल के पास गृह मंत्री का भी कार्यभार था और उप प्रधानमंत्री का भी कार्यभार था, तो उसके चलते कुछ बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी भी उनको समझाते थे और महात्मा गांधी का सरदार पटेल बहुत अधिक सम्मान करते थे। तो गृह मंत्री रहते हुए उनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो थी देसी रियासतों, यानी कि जितने भी भारत के जो देसी रियासतें थी उनको भारत में विलय कराना। अच्छा, अब आप देखिए कि इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री बने, उस समय सरदार पटेल की जो अवस्था थी वो 70 साल से ऊपर की अवस्था थी। तो जनरली क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई अब आप इतने बड़े हो गए हैं, इतने वृद्ध हो गए हैं, भाग दौड़ वाले काम आप शायद नहीं कर पाएंगे, इतना संघर्ष आप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 70 साल की अवस्था के बाद भी इस चैलेंज को लिया और चैलेंज को लेने के बाद उन्होंने जितनी भी हमारी देसी रियासतें थी उन सभी रियासतों को लेकर के, जिस समय सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला उस समय वो 70 वर्ष से अधिक थे, यानी कि उनकी जो उम्र थी वो 72 वर्ष थी जी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सभी राज्यों को, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने जोड़ने के लिए, भारत में विलय करने के लिए कोशिश की। और इसमें देखिए बिना किसी संघर्ष के, संघर्ष का मतलब हुआ कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मुसीबतों के उन्होंने इतने आसानी से इस काम को कर दिखाया कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जितनी भी रियासतें थी सभी रियासतों में जाकर के लोगों से बात की। और बात करने में वो लोगों से बात करते थे, वहां के राजाओं को समझाते थे कि कुएं के मेंढक मत बनो, आप एक बड़े सागर में आकर के मिल जाओ। उन्होंने भारत को एक सागर की संज्ञा दी कि आप कुएं के मेंढक मत बनिए, आप एक बड़े सागर में आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो जब उन्होंने उनको सबको समझाया, सबको बताया, सबको बात की, तो लोग धीरे धीरे उनकी बात को मानने लगे। और उन्होंने, आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि भारत का 562 देसी रियासतें, 562 एक बहुत बड़ा नंबर है। आप जान सकते हैं कि 562 देसी रियासतों को उन्होंने भारत में मिलाया और इसका जो क्षेत्रफल था भारत का 40% था। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा काम उन्होंने ये किया। और उन्होंने जैसे ही देसी रियासतों को मिलाना शुरू किया तो उसमें अधिकतर रियासतें मान गई, केवल 3 जगह इसका थोड़ा सा विरोध था। एक था जम्मू कश्मीर, जिसको बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा, तो उस वजह से ये भी बचा रहा, जिसका अब आज इसका भी ये सरदार पटेल का सपना आज पूरा हुआ। उसके बाद दूसरी रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद स्टेट। तो तीनों स्टेट की बात थी। तो जूनागढ़ जो है सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी। सौराष्ट्र तो आप सब जानते ही हैं कि सौराष्ट्र गुजरात में है। वहां एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। अब उस रियासत में ना वहां पाकिस्तान के कोई समीप था, ना पाकिस्तान का कोई संबंध था, लेकिन बाद में उन लोगों ने, वहां का जो नवाब था, उन्होंने कोशिश की कि नहीं, हम इसको क्या करेंगे
कि पाकिस्तान में इसका विलय करेंगे। वहां की जो जनता थी वो भी हिंदू आबादी थी, हिंदू पॉपुलेशन थी, और वो भारत में विलय इसका करना चाहती थी। लेकिन नवाब का जब बहुत अधिक विरोध हुआ तो बाद में क्या हुआ कि 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भी भारत में विलय कर दिया गया, और उस समय वहां का जो नवाब था वो भाग करके पाकिस्तान चला गया जी। तो ये आप देखिए कि ये हमारा जो जूनागढ़ का रियासत है वो हमारे साथ मिल गया। उसके बाद बात रही हैदराबाद की, जो सबसे बड़ी रियासत थी और चारों ओर भारत भूमि से घिरी हुई थी, भारत के पास थी, भारत के लोग चाहते थे, वहां के लोग भी चाहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे हथियारों का आयात वो करने लगे, और हथियारों का आयात जब करने लगे तो ये बात कहीं से सरदार पटेल को पता चली कि उन लोगों ने हथियारों का आयात किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हथियारों का आयात कोई भी देश या कोई भी राज्य या कोई भी रियासत करती है तो ये आप समझते हैं कि उसका प्रयोग युद्ध के लिए या लड़ाई के लिए ही किया जाता है। तो जब जैसे ही उनको पता चली तो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने भारतीय सेना को 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया सेना के साथ। सेना ने वहां प्रवेश किया और 3 दिन के बाद वहां के निजाम ने, देखिए कितना बड़ा जो वो स्टेट था जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मात्र 3 दिन में उन्होंने सरेंडर कर दिया। और 3 दिन में 13 सितंबर 1948 में जैसे प्रवेश किया, 3 दिन के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और नवंबर 1948 में इसका भी भारत में विलय स्वीकार कर लिया गया। कश्मीर का जो मुद्दा है इसके बारे में अब क्लियर ये हो ही चुका है कि कश्मीर का मुद्दा भी भारत में हो चुका है विलय। पहले भी जिस तरह से कुछ दिक्कतें रहती थी कि भारत का अभिन्न अंग था और आज भी अभिन्न अंग है, लेकिन अब वहां क्योंकि गवर्नर का वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया है, कश्मीर के अंदर भी और लद्दाख के अंदर भी। अब कश्मीर के अंदर एक चीज ये भी, कश्मीर के अंदर विधानसभा भी रहेगी और यूनियन टेरिटरी भी रहेगी। लद्दाख के अंदर सिर्फ यूनियन टेरिटरी रहेगी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विधानसभा भी रहेगी और यूनियन टेरिटरी भी रहेगी, परंतु लद्दाख के साथ केवल यूनियन टेरिटरी ही रहेगी। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा योगदान उनका रहा। अच्छा, कुछ लोगों में देखिए समानता, नेहरू जी भी, उनकी भी जो पढ़ाई हुई थी वो भी इंग्लैंड में हुई थी, वो भी बैरिस्टर की डिग्री लेकर के लौटे थे। सरदार पटेल भी इंग्लैंड में गए थे, वो भी बैरिस्टर की उपाधि लेकर के लौटे थे। लेकिन सरदार पटेल और नेहरू जी के जो काम में वो थोड़ा सा एक अलग अंतर था, काम करने की जो प्रणाली थी वो एक अलग थी। जैसे सरदार पटेल ने क्या किया था कि वो ये कहते थे कि देखिए मैंने कला या विज्ञान में विशाल गगन में ऊंची उड़ान नहीं भरी है। वो अपने आप को बहुत ही डाउन टू अर्थ मान करके चलते थे कि मैंने कोई बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरी है, बल्कि मेरा विकास एक कच्ची झोंपड़ी में, कच्ची बस्ती में और गरीब लोगों के बीच में रह करके हुआ है। जब गरीब लोगों के बीच में होकर के रह करके हुआ है तो उस प्रकार की जो बातें थी उससे पता चलता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ थे। जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं तो आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज को आप थोड़ा सा नीचे लेवल पर लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जीवन में संघर्ष किए हैं। उनके पिताजी एक किसान थे, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया, सरदार पटेल ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो इसलिए उनको इस बात का पता था कि आप भले ही अब भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए हैं, गृह मंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी भी आपको उस गरीब आदमी का जीवन स्तर और संघर्ष के दिन हमेशा याद रखने चाहिए। वो उनको हमेशा याद रहते थे। अच्छा, कुछ जो छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो अलग अलग जो रियासतें रही उसमें सबसे बड़ा तो एकीकृत उन्होंने किया 5 जुलाई 1947 को। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की जो रियासत है वहां कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है। बस्तर, वहां पर कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है, और उन्होंने क्या किया कि कच्चे सोने का भारी क्षेत्र है और इसमें जो है हैदराबाद के निजाम इसको पट्टे पर लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसको पट्टे पर लेना चाहते हैं। पट्टा जिसको हम लीज बोलते हैं, लीज पर लेना चाहते हैं। उसी दिन वो परेशान हो गए और उन्होंने बीपी मेनन का भी सरदार पटेल के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है कि
अक्सर वो बीपी मेनन को अपने साथ ले जाते थे। तो उन्होंने बीपी मेनन को साथ लिया और वो चल पड़े। वहां से वो उड़ीसा पहुंचे और वहां के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में मिल जाओ। उड़ीसा के लोगों ने भी सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटे में पूरी हो गई। फिर वहां से वो नागपुर पहुंचे, वहां उन्होंने 38 राजाओं से मिले और इन जो 38 राजाओं हैं, इनका जो एक विलय था, इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। और सैल्यूट स्टेट इसलिए कहा जाता था कि जब भी वहां कोई उनसे मिलने जाता था तो वहां तोपों की सलामी से उनका स्वागत किया जाता था। तो इसीलिए इनका नाम सैल्यूट स्टेट रखा गया। तो ये सैल्यूट स्टेट जो कहा जाता था, वहां ये पहुंचे और वहां पर इन्होंने वहां की बादशाहत को, जिस समय सरदार पटेल पहुंचे तो वहां की बादशाहत को आखिरी सलामी रही और उन लोगों ने भी इसमें शामिल हो गए। अच्छा, इसी तरह काठियावाड़ पहुंचे। काठियावाड़ में भी 250 रियासतें हैं। अब 250 रियासतें जो थी, वहां कुछ रियासतें ऐसी थी जो 20-20 गांवों की रियासतें थी, उनका भी सबका उन्होंने एकीकरण किया। उसके बाद बॉम्बे पहुंचे, आसपास के राजाओं से बात की और धीरे धीरे पंजाब पहुंचे। पंजाब में जब वहां पहुंचे तो उनको पता चला कि पटियाला का जो खजाना है वो खाली हो गया है, लेकिन फरीदकोट के राजा से उनकी कुछ आनाकानी हो गई। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है कि जब सरदार पटेल जो फरीदकोट के नक्शे को लेकर के वहां के उनके राजा के साथ बैठे तो उन्होंने नक्शे के ऊपर लाल पेंसिल से घुमाया। उसके बाद जब उन्होंने लाल पेंसिल घुमाई और उन्होंने कहा कि आपकी क्या मर्जी है, तो उसकी बात सुनने के बाद वहां का राजा एकदम कांप उठा और उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और उसको भी विलय उन्होंने करा दिया। तो लास्ट में जो अभी हमने चर्चा की, केवल 3 ही रियासतें हमारी रह गई थी जिसको भी बाद में विलय करा लिया। और जो एक अंतिम जो पड़ाव था, जिसका बहुत पहले से संघर्ष चल रहा था और बहुत पहले से, अब धारा 370 हटने से बहुत सारी चीजें स्मूथ हो गई थी और आज से तो सारी की सारी चीजें ही स्मूथ हो गई हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो शिक्षार्थी श्रोताओं, ये तो बात हुई कि किस तरह से उन्होंने देसी रियासतों का विलय करवाया भारत में, और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे। लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम। आप सुनते रहिए मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। और शिक्षार्थी श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतने बड़े वो व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश है कि कुछ न कुछ हम आपके साथ ऐसा साझा जरूर करें जो आपके जीवन में उपयोगी हो, और आप उसमें से एक बात भी अगर अपने जीवन में डाल लें तो आपका जीवन और अच्छे से सुखमय तरीके से बीते। एक व्यक्तित्व का स्ट्रांग होना, दृढ़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से आप अपने अंदर साहस ला सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप जब बाहर जाएं तो आप अपना साहस दिखाएं। सर, हम ये कह सकते हैं कि हर जगह अपना साहस दिखाना भी हर इंसान के बस की बात नहीं होता है। क्योंकि देखिए, साहस से जहां तक हम बात समझते हैं, ये जिस तरह से लोग समझते हैं, साहस का मतलब केवल वैसे ताकत से नहीं, बहादुरी दिखाने, दिमाग लगाना भी एक साहस की बात है जी। जैसे 2 छोटे छोटे किस्से मुझे याद आए अभी सरदार पटेल के बारे में, कि सरदार पटेल 1910 में पढ़ाई के लिए लंदन गए। जब वो बैरिस्टर बनने से पहले जब लंदन गए, पढ़ना तो वो पहले भी चाहते थे, बैरिस्टर बनना चाहते थे, ये सपना उन्होंने अपने अंदर पाल रखा था। लेकिन उनके, जैसे अभी हमने पहले भी चर्चा की, कि उनके परिवार की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, और वो परिवार में भी अपनी जिम्मेवारी, जैसे इससे पहले हमने चर्चा की कि 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था, तो उनके अपने निजी परिवार की जिम्मेवारी, उसके अलावा भी बाकी जो परिवार की भी जिम्मेवारी। फिर इसके अलावा जैसे हमने बात की कि वहां पर विभिन्न प्रकार के जो
सब जो सिस्टम था हमारा, प्री इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस का ये काल था, तो उस काल में हमारे जो भारत के जो लोग थे उनके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, सुविधाओं का और बहुत सारी चीजों का अभाव था। लेकिन उसके बावजूद आप ये समझिए कि 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक पास की, यानी कि 10वीं की परीक्षा पास की, और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे जाना चाहते थे। उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने पैसा जमा किया, उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की, और सन 1910 में उन्होंने अपना पैसा जमा कर लिया और उसके बाद वो लंदन गए आगे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, जिस समय उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। तब आप ये समझिए कि ये एक बहुत ही बड़े बहादुरी का काम नहीं है क्या, कि एक व्यक्ति, क्योंकि 35 वर्ष में तो व्यक्ति आप कहेंगे कि, लेकिन उनका जो विजन था, जो उनका जो एक तरीके से ये कहिए कि जो उद्देश्य था वो बहुत ही क्लियर था, तो उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सब करना बहुत ही आवश्यक था, और उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सब किया। कि देखिए 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पैसा जोड़ा, पैसा जोड़ने के बाद उन्होंने जाके बैरिस्टर की पढ़ाई की। जबकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है कि जो बच्चे मेहनती होते हैं, या जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे जो पोजीशंस होती हैं, या बहुत अच्छे जो बच्चे होते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद वो कहीं ना कहीं कामयाबी उनको हासिल होती है। तो इस तरह के बच्चे बेसिकली उसी रोड पर चलते हैं, या उसी रूट पर चलते हैं जिस रूट पर सरदार पटेल जैसे महापुरुष चलते थे। अब जैसे उन्होंने क्या किया कि जब वो वहां से बैरिस्टर बनकर के लौटे, तो उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ आकर के प्रैक्टिस करते थे। बहुत ही थोड़े समय के बाद वो इतने मशहूर बैरिस्टर हो गए कि लोग उनसे इतने प्रभावित हो गए कि बहुत ही थोड़े समय के बाद वो इतने पॉपुलर हो गए, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कहाँ की, अहमदाबाद में शुरू की। जब उन्होंने अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो देश के जो चुनिंदा जो सफल बैरिस्टर माने जाते थे उनमें से आपकी भी गिनती होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी घटना जो 1917 में हुई, 1917 की घटना के बाद 1917 में घटना ये हुई कि उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। तो जब महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हो गई, तो उसके बाद उनका जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं, कि वो एक टर्निंग पॉइंट आया। और उस समय हो क्या रहा था कि जितने भी जो चंपारण जो बिहार में है, वहां भी आंदोलन की बात चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, और उन्होंने उस चीज के लिए, यानी कि जो चंपारण का जो आंदोलन था उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद जितने भी सभाएं रही, जितनी भी मीटिंग्स रही, जितने भी काम रहे, हर जगह महात्मा गांधी जी ने उनके ऊपर बड़ा ही भरोसा जताना शुरू किया। और जैसे दो आंदोलन के बारे में तो अभी हमने चर्चा की है, खेड़ा और बारडोली, दो जो आंदोलन रहे जो बहुत महत्वपूर्ण रहे। और ये सारे के सारे जितने भी आंदोलन रहे, इन आंदोलन की वजह से ही हमारे यहाँ आप ये कहिए कि स्वाधीनता की जो नींव रखी गई। जितने भी आंदोलन रहे, इन आंदोलन से कुछ चीजें जो निकल करके आती हैं, वो ये निकल करके आते हैं कि इन आंदोलनों से जितने भी हमारे भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों में एक संगठन की भावना थी। संगठन जब होने लगे तो संगठित, जैसे जैसे भारतीय जितने अधिक संगठित होते गए, अंग्रेजों के लिए उतना ही बड़ा एक चैलेंज होता चला गया। अच्छा, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि जैसे जैसे ये लोग संगठित होते थे, तो उसमें जैसे ये बैरिस्टर थे, बाकी लोग बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े विद्वान थे, महात्मा गांधी स्वयं अपने आप में बहुत पढ़े लिखे थे, तो ये जो इस तरह के जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उस समय थे, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि इन लोगों को कोई भी बहका लेगा या कोई भी बहला फुसला लेगा। तो ये सारे के सारे एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और अपने जीवन को इन्होंने संघर्ष से पाला था, यानी कि संघर्षपूर्ण जीवन इन्होंने व्यतीत किया था। और उस संघर्षपूर्ण जीवन की वजह से ही ये देश को भी आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अब जैसे ये तो बात पहले से भी प्रचलित है कि जब आप संगठित रहेंगे तो आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो उस समय भी ये बहुत बड़ा मुकाम था कि आजादी की लड़ाई थी। तो आप ये देखिए कि उन लोगों ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा ग्रहण की, ये अपने आप में बहुत बड़े चैलेंज की बात है। अगर आप देखें कि उस समय में बैरिस्टर बनना एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी भारत में ना पढ़ करके।
लंदन में पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई की, और विदेश में पढ़ाई करने के लिए कितना खर्चा, कितना पैसा और कितनी हिम्मत की जरूरत है। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, हिम्मत की तो जरूरत सिर्फ आपको बल दिखाने में नहीं है, आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। जैसे आपने अपनी एनर्जी को संगठित किया, उस एनर्जी को लगा करके आपने पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद आपने जाकर के उसको विदेश में पढ़ाई में लगाया, और पढ़ाई के बाद जब आप लौटे और आप एक सफल बैरिस्टर बन गए, उस सफल बैरिस्टर के बाद भी जब आप महात्मा गांधी से मिले तो आपने वो सारा का सारा बैरिस्टर और वो सारी की सारी चीजें त्याग दी, और आप जो है जीवन आपने पूरा समर्पित अपने राष्ट्र के लिए कर दिया, और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के आपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक व्यक्ति के बारे में कि जब इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इनको तार मिला, और उस तार के बाद भी इन्होंने उस तार को नहीं ज्यादा देखा और उसको सिर्फ जेब में रख लिया, और जिस व्यक्ति के लिए ये वकील थे उस व्यक्ति के लिए इन्होंने अपना जो बहस थी वो जारी रखी, और अपना काम खत्म करने के बाद ही इन्होंने अपने उस तार को पढ़ा। तो आप ये समझिए कि ये भी एक बहुत बड़े धैर्य की बात है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कमजोर होता है तो ऐसी बातों से टूटता तो निश्चित रूप से है, और भावनात्मक रूप से बड़ा कमजोर हो जाता है। और ये भी मानिए कि इनके और इनकी पत्नी के बीच में जो इनकी जो दाम्पत्य जो संबंध थे, पति पत्नी के बहुत अच्छे संबंध थे, और आप ये भी समझिए कि इनकी सफलता में कहीं ना कहीं इनकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है कि जब 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। पढ़ाई को जारी रखने के बाद इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा, संघर्ष के साथ इन्होंने अपने पैसे को जुटाना जारी रखा, और उससे अपनी पढ़ाई की। इनके 2 बच्चे थे, और उनमें से एक मनी थे और एक लड़की थी दहिया। ये 2 बच्चे इनके रहे। अच्छा, इनके बारे में कुछ 1-2 महत्वपूर्ण जो तथ्य जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि सरदार पटेल क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, और इतनी बड़ी शख्सियत को किसी भी सम्मान से या किसी भी सम्मान को कोई शख्सियत मोहताज नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अहमदाबाद के हवाई अड्डे का जो नामकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। उसके बाद गुजरात में वल्लभ भाई विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। इसके अलावा 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ है, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक इतने बड़े महापुरुष के बारे में, जिससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो उसको समझें, सीखें और उनके बारे में जानें। उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 240 मीटर ऊंचा है, और 58 मीटर का उसका आधार है, और जो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंचाई का ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और इसका आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को, क्योंकि 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर तत्कालीन जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने रखी थी, और पिछले वर्ष इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इनके 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को इसको समर्पित कर दिया गया। इस प्रतिमा को लगभग 5 वर्ष में बनाया गया है, और इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको शायद ध्यान हो कि सभी राज्यों से, सभी देश के सभी कोनों से उस मूर्ति को बनाने के लिए मेटल को मंगाया गया था। सभी से कहा गया था कि आप अपना अपना मेटल दीजिए। उस मेटल को जो मंगाने का जो कारण था, उसका महत्वपूर्ण कारण यही था कि जो महापुरुष देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे, एक सूत्र में बांधना चाहते थे, आज अगर उनके लिए एक स्टेचू हम बना रहे हैं तो उस स्टेचू में भी देश के विभिन्न कोने के, हर स्टेट का, हर राज्य का, सभी जगह का वहां पर एक जो
आप ये कहिएगा कि सभी जगह का एक थोड़ा थोड़ा जो मेटल है योगदान होना चाहिए, और उस योगदान से ही इतने बड़े महान व्यक्ति को, इतने महान व्यक्तित्व को हम सम्मान दे सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी सर, अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत उन्होंने यही कार्य किया देश के लिए। तो अगर हम बात स्टैच्यू की करें तो इतना सा कार्य तो कर ही सकते सर। अब क्योंकि हमारे पास समय कम है, अपने प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और भी कुछ बातें जो आप हमारे सुनने वालों को बताएं, जिससे जो श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स, वो अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आए और ऐसी चीजें करें, अनुशासन लेकर आए जो उनके लिए तो ऑब्वियस बात है अच्छा ही हो, लाभदायक हो, लेकिन समाज के लिए भी लाभदायक हो। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे अभी हमने पूरे विषय पर चर्चा की, अब सरदार पटेल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, तो उनके बारे में तो हम जितना लंबी चर्चा करें उतना ही कम होगा। और एक देश के ऐसे सच्चे सपूत को जितना हम ज्यादा से ज्यादा याद करें, उनकी शिक्षाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें उतना ही कम होगा। परंतु कुछ जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो हमारे शिक्षार्थी इसमें ध्यान से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या उनको अपना एक तरीके से ये कहिए कि रोल मॉडल उनको मान सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बैरिस्टर होने के बावजूद देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी से वो प्रभावित हुए और उन्होंने वो काम छोड़ करके देश की आजादी में संघर्ष किया। यानी कि सबसे बड़ी बात आप ये कहिएगा कि ये एक सैक्रिफाइस, त्याग की भावना, जी बहुत बड़ी त्याग की भावना है। दूसरी बात, आप उनसे ये सीख सकते हैं कि देखिए, संघर्ष आप करते रहेंगे, सफलता आपको अवश्य एक दिन मिलेगी। जब वो 22 वर्ष की अवस्था में 10वीं कक्षा पास कर सकते हैं, 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी 35 वर्ष की अवस्था में वो बाहर जाते हैं बैरिस्टर के लिए। तो अब ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी अवस्थाएं जो उनके हिसाब से बहुत अधिक है, लेकिन बावजूद उन्होंने संघर्ष तो जारी रखा और एक सफल बैरिस्टर बने। अहमदाबाद में प्रैक्टिस करी तो बड़े गिने चुने लोगों में उनका नाम आया। उसके बाद आप ये भी समझिए कि जिसको आप कहेंगे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी का एहसास, कि जब पत्नी का देहांत हो गया उसके बाद भी उस तार को ना पड़ना और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे, कि जो उन्होंने जिस क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे थे उनको भी उन्होंने देखा। इसके अलावा जो बात उन्होंने कही कि जो विश्वास आपके अंदर है, तो विश्वास के साथ साथ आपके अंदर ताकत का भी होना जरूरी है। ताकत से मतलब यहाँ पर है कि आपके अंदर जो शक्ति है, शक्ति और विश्वास दोनों अगर मिल जाएं तो आपको कोई भी काम करना आसान होता है। अब यहाँ पर शक्ति केवल आपका फिजिकल या बलिष्ठ शक्ति से नहीं है, आपकी आंतरिक शक्ति से भी है। जिस प्रकार से वो 72 वर्ष की अवस्था में गृह मंत्री हुए और गृह मंत्री रहते हुए या उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में गए और जितनी भी रियासतें थी सबको एकीकृत करने में इतना बड़ा योगदान दिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना सारा ट्रैवल किया होगा, और उनको सिर्फ ये रियासतों का एकीकृत करना तो एक काम था। उसके बाद देश एकदम आजाद हुआ था। देश के आजाद होने के बाद देश के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से भी उनको रूबरू होना था, उन चुनौतियों का भी समाधान उनको खोजना था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कितना ट्रैवल किया, कितना उन्होंने संघर्ष किया, और इन रियासतों को आप ये समझिए कि कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, मतलब 562 रियासत बहुत बड़ा नंबर है अगर आप बात करें तो। इतने बड़े भूभाग में और इतने बड़े रियासतों को, इतने प्रिंसली स्टेट्स को अगर उन्होंने एकीकृत किया और उनको सबको एक साथ लेकर के आए, और जो 2-3 रियासतें जहां थोड़ा सा संघर्ष की भी संभावना रही, वहां पर भी बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बिना किसी बहुत बड़े परेशानियों के, बिना बहुत अधिक तनाव के उन्होंने इन रियासतों को भी भारत में शामिल किया, जो इतना बड़ा भूभाग आज हमारे साथ में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए विद्यार्थियों, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदारी के अलावा आपका जो डिसीजन है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपका जो जीवन में जो आपको बनना है, जो आपको करना है, उसके बारे में आप अपना जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियर रखिए। इसके अलावा जो भी आप सोचे इमेजिनेटिव होना चाहिए। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी अपनी क्षमताएं कितनी है और इन क्षमताओं को मैं और अधिक किस प्रकार से आगे बढ़ा सकता हूं। क्योंकि देखिए क्षमताएं सभी में अनेक प्रकार की होती हैं और उन क्षमताओं को किस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे और उन क्षमताओं को कितना ज्यादा से ज्यादा आप
अपने काम में सही रूप में ला सकेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको किसी भी काम को करने के लिए एक हिम्मत की जरूरत होती है। जैसे सरदार पटेल ने पढ़ाई के लिए की तो एक हिम्मत की जरूरत थी, उन्होंने अपने पिता से जो सीखा वो भी एक हिम्मत की बात थी। इतने बड़े परिवार में आप समझिए 6 बहन भाई थे, 2 उनके माता पिता थे, 8 लोगों का एक परिवार था, तो उनके लालन पालन में भी उनका कहीं ना कहीं, उनके पिता तो करते थे बट बाकी भाइयों के साथ उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप ये देखिए कि कितनी अच्छी एक बात है कि भाई जो आजकल धीरे धीरे जो चीजें छूटती जा रही हैं कि ज्वाइंट फैमिलीज आर ब्रेकन इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। अब कारण चाहे कुछ भी रहे कि जो हमारे जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज में बढ़ती जा रही हैं, तो जो हमारे जो बच्चों को जिस तरीके से हम बात करते हैं कि वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं या जो संस्कार की हम बात करते हैं, शायद उतना ज्यादा या उतने अच्छे या उतने इफेक्टिव वे से वो शायद उसमें नहीं जा पा रहा है। तो हमें इस बात के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम करें बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के करें, जो भी हम करें अपनी पूरी ताकत के साथ करें और कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। तो हमें मोटिवेट होकर अपने काम को आगे जारी रखना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षार्थी श्रोताओं, मोटिवेटेड होकर के आपको अपने कार्य आगे बढ़ाते रहने चाहिए और अपने आप को कभी डिमोरलाइज ना करें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं तो आप इन महापुरुषों की जीवनी पर जरूर नजर डालें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी बड़ी शख्सियत पर इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। धन्यवाद सर।